गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड पार्ट है। इससे पहले आप नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमने आपको नर्व के बारे में बताया था, न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के बीच में। तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के द्वारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को अलग लेसन में कर दिया गया, नर्वस सिस्टम को अलग। तो अभी हमने आपको बताया कि नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें हमने आपको ब्रेन के बारे में बता दिया था। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया था, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमस। हमने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता दिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर ब्रेन के पार्ट्स आपने पढ़ लिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग किसका, नर्वस सिस्टम का, माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो परिधि के विभिन्न भागों से किस तरह से अटैच होता है, किनसे नर्व से अटैच होता है, दैट इज मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कोश परिधीय भागों से जोड़ने वाली रचनाएं ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिधीय भागों से, परिधीय मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, पेरिफेरल पार्ट, उससे जोड़ने वाली तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, लिख दीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिधीय भागों से जोड़ने वाली रचनाएं, परिधीय भागों से जो जोड़ने वाली रचनाएं हैं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिधीय भागों से जोड़ने वाली रचनाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, आप देखेंगे कि वो यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्या क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से निकलकर जो पेरिफेरल पार्ट में जाएंगी उन्हें कहेंगे क्रेनियल। तो आप ये मत सोचिए कि क्रेनियल माने कपाल से निकली है, निकली ब्रेन से है, लेकिन नाम रख दिया गया क्रेनियल। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये ब्रेन से निकल करके आईज में जा रही हैं। कहाँ जा रही है, आई बॉल में जा रही है, टंग में जा रही है, हियरिंग ऑर्गन में जा रही है। ये सब मिलके क्या बनाएंगी, और ये ह्यूमन बींग्स या मैमल्स में कितनी होती है, 12 पेयर्स। हिंदी में कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है, ये तो हो गई ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जुकीय तंत्रिकाएं। वो होती है 31 पेयर, लिख दीजिए। इन्हें कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। इसे कहते हैं मेरुरज्जुकीय। गुड मॉर्निंग। क्रेनियल और स्पाइनल। तो जो क्रेनियल है वो अलग अलग नेचर की है। ये संवेदी भी हो सकती हैं, चालक भी हो सकती है, मीन्स मे बी सेंसरी। सेंसरी माने संवेदी माने जो स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ले जा रही है, सेंसरी। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ से लाइट पड़ी रेटिना पर तो ऑप्टिक नर्व उसको कहाँ तक ले गई, ब्रेन तक, सेंसरी। यहाँ से कोई जो है हियरिंग स्ट्रक्चर अंदर, सॉरी यहाँ पर जो है जो वाइब्रेशन अंदर गए तो हमारी कोक्लियर नर्व वहाँ से कहाँ ले जा रही है, ब्रेन तक, सेंसरी। और तीसरी स्मेल वो ली जा रही है, ये सेंसरी। मोटर क्या होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
रिएक्शन को वापस लाती है, वो क्या हो गई, मोटर माने चालक। और तीसरी मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है कि उसमें एक वायर है, उसमें कई तरह के सब वायर है, पतले पतले कई थ्रेड है, कुछ मैसेज को ले जा रहे हैं, कुछ वहां से वापस ला रहे हैं, मिक्स्ड है। तो मे बी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तीनों प्रकृति की हो सकती है क्रेनियल, सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है। लेकिन जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है वो हमेशा किस नेचर की होती है, सेंसरी नहीं होती, स्पाइनल मिक्स्ड होती है। लिख दीजिए, ऑलवेज मिक्स्ड इन नेचर, मिक्स्ड इन नेचर। हिंदी में कहते हैं मिश्रित प्रकृति। संवेदी, चालक और मिश्रित इसमें है, वो हमेशा कैसी है, मिक्स्ड है। अब आपको जो क्रेनियल नर्व्स हैं यहाँ पर 12 पेयर, अक्सर पूछा जाता है, उसमें जो है 4-5 नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ऑल्फैक्टरी है और उसका नंबर ध्यान रखना है, उसका क्रम है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी क्रम में हम बता सकते हैं। जैसे आप जो है फाइलम पढ़ते हैं किसमें, एनिमल किंगडम में, तो प्रोटोजोआ से शुरुआत करते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया। क्यों, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। उसी तरह से यहाँ पर एक क्रम है कि किस क्रम में उसकी काउंटिंग। जैसे हमारा दंत सूत्र आपने पढ़ा है, दंत सूत्र में हम देखते हैं यहाँ पर कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, क्रमशः इसी क्रम को याद कर लेते हैं, दंत सूत्र बन जाता है। अगर ऐसा कोई क्रम नहीं होगा तो दंत सूत्र हम भूल जाएंगे। इसलिए इसी तरह से क्रेनियल नर्व्स में जो सेंसरी है वो कितनी है, कितनी सी मतलब नहीं, कौन कौन सी है। मैंने ये बताया, एक तो दृष्टि वाली है और एक हियरिंग वाली है और एक स्मेल वाली है। 3 क्या है, सेंसरी हैं। और एक पूछा जाता है ट्राइजेमिनल, त्रिक, वो मिश्रित है, उसमें अलग अलग तरह के फाइबर है, सेंसरी भी है और कौन से हैं, मोटर भी है। हम इसके नाम लिख ले रहे हैं, पहले लिखिए इसमें नर्व्स में। हेडिंग डालना है क्रेनियल नर्व्स, उसमें क्या नाम लिख लेना है। पहला है ऑल्फैक्टरी, हिंदी में कहते हैं घ्राण, सब पेयर में है। घ्राण से समझ गए किसके लिए, ये स्मेल के लिए है, ठीक है ना। और कैसी है नेचर में, सेंसरी है, लिख दीजिए इसमें सेंसरी। ओरिजिन कहां से हो रही है, फोर ब्रेन से कि मिड ब्रेन से कि हाइंड ब्रेन से, नहीं। ऑल्फैक्टरी लोब्स किस में थे, फर्स्ट में थे ना, प्रोजेंसेफ्लॉन, जो हमने पहले पढ़ा था प्रोजेंसेफ्लॉन, उसमें टेलेंसेफ्लॉन के अंतर्गत क्या क्या आया था, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। किससे ओरिजिन है, फोर ब्रेन से ओरिजिन, फोर ब्रेन से उत्पन्न, ध्यान रखना है आपको। अब जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन थोड़े और टिपिकल आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो है नए नए स्टूडेंट आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। तो अभी तक के लिए पूछते थे कौन सी सेंसरी है, अब वो पूछेंगे किस पार्ट से और डीपली, ठीक है ना। दूसरा आइए ऑप्टिक, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, ये भी सेंसरी है। संवेदी, ठीक है ना, कहां से निकलेगी, ये भी फोर ब्रेन से, अग्र मस्तिष्क से। तीसरा ऑक्यूलोमोटर, हिंदी जानते हैं क्या होता है, अक्षि चालक कहते हैं। ये क्या करता है, जो आई बॉल है ना हमारा, अभी पढ़ाएंगे आगे जो है आईज, तो जो आई बॉल है उसको, आई बॉल को रोटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या होता है, मोटर माने चालक प्रकृति का है, और उत्पन्न किससे है, मिड ब्रेन से उत्पन्न है, मिड ब्रेन से उत्पन्न, मध्य मस्तिष्क से। क्या काम है इसका, आई बॉल का रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन कंट्रोल करता है आई बॉल का रोटेशन। नेक्स्ट लिखिए 4th नंबर, ट्रॉक्लियर,
हिंदी में चक्रिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑक्यूलोमोटर को क्या कहते हैं? अक्ष चालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चक्रिक कहते हैं ट्रोक्लियर को। कहां से ओरिजिन है? दोनों सेम है, मोटर भी है, मिड ब्रेन से भी, और फंक्शन भी सेम है। आई बॉल को रोटेट करने के लिए कई तरह की मसल्स हैं। इंफीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक है, ठीक है ना। इस तरह से कई तरह की मसल्स उसको पकड़े हुए हैं। और जब ये सपोज करिए हमारा आई बॉल है, आगे का पार्ट थोड़ा सा क्या होता है? कम कॉन्वेक्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं? कौन सा पार्ट है ये? कॉर्निया। आंख में ये पार्ट आगे का जो दिख रहा है क्या है? कॉर्निया है। बाकी इसका 80% भाग अंदर रहता है, केवल अप्रोक्सीमेटली 20% भाग क्या दिखता है? बाहरी तरफ दिखता है। बाकी इतना बड़ा बॉल अंदर है। तो इसको चारों तरफ से यहां से मसल्स पकड़े हुए हैं। चलिए, उन्हें क्या कहते हैं? रेक्टस मसल्स कहते हैं, ऑब्लिक मसल्स कहते हैं। अभी इसको आइए पढ़ाएंगे। ये मसल्स इसको रोटेट कराती। अगर इसमें से कोई मसल छोटी या बड़ी होगी तो हमारा आई बॉल एक तरफ झुक जाएगा। इसे कहते हैं, हमारा जो बीच का पार्ट है ना, ब्लैक पार्ट, क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया में जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, कॉर्निया में जो बीच में ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं, पुतली। तो आपका जो प्यूपिल है वो ठीक सेंटर पर नहीं आएगा, तो आदमी कहेगा भेंगा है। भेंगा का मतलब है हमारा आई बॉल का जो है रोटेशन थोड़ा सा तिरछा है। जब तिरछा है तो ये प्यूपिल ठीक बीच में नहीं आएगी सेंटर पे, वो किसी एक और झुकी रहेगी, है ना। तो आदमी कहते हैं कि भेंगा है। भेंगा मतलब है कोई डिसीज नहीं है, दैट इज अ डिफेक्ट। तो डिफेक्ट का मतलब है ऑपरेट करके इस मसल्स का साइज ठीक किया जा सकता है, तो आई बॉल हमारा ठीक सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी, इसका फंक्शन भी क्या है? ये भी मोटर है, चालक, मिड ब्रेन से उत्पत्ति होती है, और फंक्शन क्या है ऐसा? आई बॉल का रोटेशन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइजेमिनल। हमेशा पूछा जाता है ये। ट्राइजेमिनल को ट्राई माने तीन, तो ट्राइजेमिनल को हिंदी में कहते हैं त्रिक, ट्राइजेमिनल। और ये हमेशा मिक्स्ड प्रकृति की होती है, मिश्रित। और उत्पत्ति है हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन में जो पॉन्स पार्ट होता है उससे उत्पत्ति होती है, हाइंड ब्रेन से, फर्स्ट मस्तिष्क। अब ट्राइजेमिनल का दोनों फंक्शन है, क्या क्या है यहाँ पर? सेंसरी भी है और मोटर भी है। अब ट्राइजेमिनल का क्या है कि इससे एक नर्व निकलकर कहाँ जाती है? अपर जा में। अपर जा में कौन सी हड्डी है? अपर जा में कौन सी हड्डी है? कल आपका लोकोमोशन लेसन आएगा, कल के टेस्ट में, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूजन ना करिएगा, आप सोचेंगे कि हमको बताया नहीं था। बताइए, अपर जा में कौन सी हड्डी है? मैक्सिली, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम, इससे जो नर्व निकलेगी 3 पार्ट डिवाइड होती है, इसलिए ट्राई नाम रखा गया है। उसको कहेंगे मैक्सिलरी नर्व। नीचे वाली हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। इसमें जो आएगी वो मैंडिबुलर नर्व, और एक जाएगी यहाँ पर ऑप्टिक तक, उसे कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिकल। तो आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना, समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस हड्डी है उसी हड्डी के नाम पर नर्व का नाम रख दिया गया। जैसे आपने यहाँ पर देखा था स्कल में कि फ्रंटल पैराइटल, उसी के नाम पे क्या रख दिया था? यहाँ पर नर्वस सिस्टम पार्ट कर दिया था कि ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, इसी के हिसाब से उसी तरह से यहाँ रखा गया। नेक्स्ट आइए, ट्राइजेमिनल ट्रिक के बाद एब्डुसेंस कहते हैं। एब्डुसेंस, एब्डुसेंस भी मोटर है, चालक, और हाइंड ब्रेन से उत्पत्ति होती है। मोटर, ऑरिजिन फ्रॉम हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन से जो उत्पत्ति हो रही है, जिसका फंक्शन क्या है एब्डुसेंस का? ये भी आई बॉल का रोटेशन, ठीक है ना। क्या है? आई बॉल का रोटेशन। और इसका फंक्शन क्या था ट्राइजेमिनल का? कि जो हमारी जबड़े हैं, उस जबड़े के लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो केवल लोअर जा मूवेबल है, अपर जा नहीं है, लेकिन उसमें जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है? ट्राइजेमिनल से हो रहा है। इसके बाद एक आती है फेशियल। फेशियल माने चेहरे की नर्व। चेहरे में कितनी हड्डियां थी? फेस में 14, कपाल में कितनी थी? 8, कान में कितनी थी?
2 का 6, ठीक है ना। और एक हाइवाइड, कुल 29 हड्डियां मिला के क्या बन रहा था, स्कल, खोपड़ी, ठीक है ना। इससे याद रखिएगा बस। तो फेशियल जो है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको आननी कहते हैं, या चेहरे की नर्व कह सकते हैं फेशियल। इसमें लिख लीजिए, फेशियल में ये मिक्स होती है, मिक्स्ड और हाइंड ब्रेन से उत्पत्ति है, हाइंड ब्रेन। इसके बाद देखिए सेंसरी कौन कौन सी है, मुझे ध्यान रखना, 1 2, पहली और दूसरी, तीसरी आ रही है ऑडिटरी। ऑडिटरी माने श्रवण, ये कैसी है यहाँ पर, सेंसरी। देखिए ऑडिटरी में सेंसरी, और कहाँ से ओरिजिन हो रही है इसकी, हाइंड ब्रेन से, पश्च मस्तिष्क से। नेक्स्ट है ग्लासोफेरेंजियल। नाम से आपको समझ में आ रहा है ये कहां से ओरिजिन है या क्या फंक्शन है, कहां से रिलेटेड। ग्लासोफेरेंजियल, फेरिंक्स माने ग्रसनी, इसका मतलब है किससे रिलेटेड है, ग्रसनी से रिलेटेड है। लिख लीजिए, ग्लासोफेरेंजियल में मिक्स होती है और मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिन है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, एक और लिखिए वेगस, VAGUS। वेगस इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्ट से रिलेटेड है। वेगस मिक्स है, ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा से इसकी भी ओरिजिन है। आपने देखा है ब्रीथिंग और जो है का सेंटर, इसके अलावा जो हार्ट बीट है वो कुछ हद तक मेडुला ऑब्लांगाटा से कंट्रोल्ड होती है, खास तौर से ब्रीथिंग जरूर होती है, ठीक है। तो वेगस उन्हीं से रिलेटेड है, ब्रीथिंग एज वेल एज इससे सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल नाम नहीं है, स्पाइनल एक्सेसरी माने स्पाइन के अतिरिक्त स्पाइनल एक्सेसरी। ये भी मोटर है और मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिन है, मोटर ओरिजिन है यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगाटा। लास्ट कौन सी है, हाइपो करके है, नाम सुना है, हाइपोग्लॉसल। लिखिए लास्ट, हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल मोटर है और कहां से ओरिजिन है इसकी, सेम पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा से। कहां जा रही है ये नर्व, ये जा रही है टंग में, जो हमारी हाइवाइड बोन है ना, हाइवाइड बोन के ऊपर क्या रखी है, टंग रखी हुई है, उसी से। तो मोटर हो गया यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिन हो गई, और टंग की जो वो है फ्लक्चुएशन, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैसेज ट्रांसफर करने के लिए इसकी नर्व होती है। आप देखिए इस तरह याद करिए, पहला, दूसरा और 8वां, ये 3 सेंसरी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और 8th, ठीक है ना। अब मोटर में देखिए यहाँ पर एक ओक्यूलो मोटर हो गया, फिर एब्डुसेंस हो गया, फिर कौन सा हो गया यहाँ पर, स्पाइनल एक्सेसरी हो गया, और फिर हाइपोग्लॉसल हो गया। तो 3, 6 और 11 और 12 कौन सी हो गई, मोटर, ठीक है। बाकी सब क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो मेनली आप एक ये 3 याद रखिए सेंसरी, 1, 2 और 8। इसके अलावा एक कौन सी याद कर लीजिए, ट्राइजेंगल, हमेशा पूछा जाता है, ट्राइजेंगल या फिर सेंसरी पूछी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि क्रेनियम, कपाल, हमें हमारे क्रेनियम में कपाल से जो नर्व निकलने हैं और जो फ्रॉग निकलने हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है, कितनी, 10 जोड़ी, ठीक है ना। तो अक्सर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं
अब उसमें ये लिख देंगे यहाँ पर हाईली डेवलप्ड एनिमल्स में कितनी नर्व्स होती हैं? 9 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी का आपको ध्यान रखना है। हाई डेवलप्ड कह दिया मतलब मैमेलिया के लिए है, तो उसमें कितनी होगी? 12 पेयर होगी। हम आते हैं किसमें? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितनी जोड़ी होती हैं? स्पाइनल नर्व्स। अब हमारी वर्टिब्री कितनी है? कशेरुकाएं कितनी होती है? बच्चों में होती है 33 और एडल्ट में कितनी होती हैं? 26। 7 का अंतर था ना। और किस किस पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया था? जो हमारी वर्टिब्री कशेरुकाएं है उसको 5 भाग में हम लोगों ने बांट के अध्ययन किया था। पहला था सर्वाइकल माने ग्रीवा, दूसरी थोरेसिक माने वक्षीय, तीसरा था लंबर माने कटी, लंबर के नीचे सैक्रल माने त्रिक और उसके नीचे कॉक्सियल माने अनुत्रिक। उसी तरह से नाम यहाँ रख दिया है, ये सभी मिक्स्ड होती हैं। और मिक्स्ड के अलावा इसका देखिए नर्व्स को रखना है तो हमने पहले वर्टिब्री वहां कह दिया, क्या कहेंगे? नर्व। जैसे पहली हो गई यहाँ पर पहली कैटेगरी सर्वाइकल नर्व्स, वहां पर क्या था? सर्वाइकल वर्टिब्री ग्रीवा। दूसरा पार्ट क्या है? थोरेसिक नर्व्स, वहां पर नाम था थोरेसिक वर्टिब्री। कमर के पार्ट को क्या कहते हैं? लंबर, तो इसको कर दिया लंबर नर्व्स। उसके बाद सैक्रल नर्व्स, उसके बाद कॉक्सीजियल। कई जगह कॉकिक्स भी लिखा रहता है, सब दो नाम सही है। कॉक्सीजियल नर्व्स, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रीवा तंत्रिका है, इसको कहते हैं वक्षीय तंत्रिका है, इसको कहते हैं कटी, इसको कहते हैं त्रिक और इसको क्या कहते हैं? अनुत्रिक। अगर वर्टिब्री लगा देंगे तो कशेरुकाएं हो जाएंगी, नर्व्स लगा देंगे तो तंत्रिकाएं हो जाएंगी। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। अब हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। अगर हम कशेरुकाएं देखें तो यहाँ पर थी 7, यहाँ थी 12, यहाँ थी 5, फिर यहाँ थी 5, फिर 1, ठीक है ना? टोटल जोड़ लिया था हमने यहाँ पर, लेकिन बाद में जोड़कर कितनी हो गई थी? 26। तो 26 रह गई थी। इसका मतलब है कि पहले में रह गई थी 7 ग्रीवा में, दूसरे वक्ष में 12, फिर उसके बाद कितनी रह गई थी? 5 किसमें? लंबर में। तो कितनी हो गई? 24। लास्ट में 1 रह गई थी जोड़ने के बाद। यहाँ पर नर्व्स में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर सर्वाइकल नर्व्स है 8 माने 8 पेयर, 1 पेयर। उसके बाद वक्ष में संख्या सेम है 12 पेयर। उसके बाद ये दोनों 5-5 पेयर है और लास्ट में कितनी बची? इस तरह सीधे याद कर लीजिए 8, 12, 5, 5, 1। हमको पता है 8 काउंटर सबसे ऊपर की ग्रीवा होगी, फिर 12 वक्ष में होंगी, उसके बाद 5 फिर लंबर में होगी, 5 फिर सैक्रल में होगी, लास्ट में कॉक्सियल में होगी। तो 8, 12, 5 बचेगी। यहाँ पर वर्टिब्री की संख्या से थोड़ा अंतर है। जबकि कशेरुकाएं आप देखें तो चाहे चूहे की गर्दन हो चाहे जिराफ की, 7 ही होती है ग्रीवा में, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर नर्व्स कितनी है? 8 पेयर है। वो भी सब पेयर में इसलिए है कि ये जो हमारी स्पाइन है इसमें दोनों तरफ से नर्व्स निकलती है। इसी तरह जो ब्रेन पार्ट था हमारा, ब्रेन से भी यहाँ पर पेयर में नर्व्स निकल रही है, इसलिए यहाँ भी क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर थी और यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स कितनी हो गई? 31 पेयर। अब स्पाइनल नर्व्स में जो सबसे पहली नर्व है फर्स्ट, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन बता सकता है? स्पाइनल नर्व्स में हमको सबका नाम नहीं याद करना है। क्रेनियल में तो 12 थी तो हमने नाम याद कर लिया। स्पाइनल में सबसे पहली नर्व का नाम अभी ऊपर आप लिख चुके हैं, देखो 11वें 12वें नंबर पे कौन सी थी? 11th पे स्पाइनल एक्सेसरी, उसी से रिलेटेड है, लिख दीजिए। फर्स्ट स्पाइनल नर्व इज हाइपोग्लॉसल।
हाइपोग्लॉसल क्रेनियल में थी, किसमें जा रही थी, टंग में। उसी टंग से रिलेटेड क्रेनियल से ही जुड़ा हुआ कहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ पर स्पाइन। तो इससे भी जो पहली नर्व निकलती है उसका नाम भी रख दिया है यहाँ पर हाइपोग्लॉसल। और सबसे लास्ट में कौन सी है, तो सबसे लास्ट वाली कौन सी है, कॉक्सीजियल, लिख दीजिए। एंड लास्ट नर्व इज कॉक्सीजियल, लास्ट नर्व इज कॉक्सीजियल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। हम किसमें आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल, ठीक है, या कहीं कहीं लिखा होता पार्ट ऑफ द सेंट्रल, सब सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, कहीं ऑटोनॉमस भी लिखा था, तो सब सेम है, स्वायत्त। तो ये क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन से जो नर्व्स निकल रही है, जो नर्व्स स्पाइनल वाली निकल करके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में चली जाएंगी, आंतरांगों में, जैसे लंग्स में, हार्ट के अंदर, है ना, लीवर के अंदर, वो सब मिलकर क्या बनाएंगी, ऑटोनॉमिक। जबकि हमारी जो लिम्स में जा रही है, यहाँ पर उसमें सब क्या है, स्पाइनल है, लेकिन ये ऑटोनॉमिक में क्या है, कहाँ जाएंगी, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स में। लिख दीजिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र की वे तंत्रिकाएं जो इंटरनल ऑर्गन्स में या विसरल ऑर्गन्स में जाती है, आंतरांगों में जाती है, क्या कहलाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाती है। जिसे दो भाग में बांटा गया है, हिंदी में कहते हैं अनुकंपी और परानुकंपी, इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दोनों का नाम लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये जो नर्व्स निकलती हैं इससे, वो ज्यादातर थोरेसिक पार्ट से निकलती हैं और लंबर पार्ट से, इसलिए इसे कहते हैं थोरेसिक लंबर आउटफ्लो। तो इससे जो निकलती हैं वो या तो क्रेनियम से निकलती हैं या सैक्रल से निकलती है, इसलिए कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। और ये कैसा होता है, कैटाबोलिक फंक्शन का होता है, कैटाबोलिक इन फंक्शन, और ये होता है एनाबोलिक इन फंक्शन। तो एक कैटाबोलिक एक एनाबोलिक आप अपने आप एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है। ये ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको इतना पता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं। बुक में दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन को कम करेगा तो एक बढ़ा देगा, ये इसको सिग्नेचर को कम करेगा तो एक बढ़ा देगा। वो अब हम
नर्वस सिस्टम में सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक के बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, उसमें आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नाम सुना आपने रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया? बताइए डेफिनेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? प्रतिवर्ती क्रिया। सिंपल लैंग्वेज में बताइए अपने हिसाब से क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया? इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट एक्शन, तुरंत। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलस, किसी भी उद्दीपन के मिलने पर त्वरित। ठीक है, तो मतलब इमीडिएट और अनैच्छिक क्रिया क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले हम ये लिखेंगे कि जो नर्व किससे जो है कंट्रोल होती है, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, ये फिर दो तरह की है। कौन कौन सी? रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का है। कौन कौन सा? एक होता है अनकंडीशनड, एक होता है कंडीशनड। आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है अनकंडीशन को शायद क्या होता है, हिंदी नहीं आ रही मुझको उसकी। एक अनकंडीशन माने जो नेचुरल जो होती है रिएक्शन, जैसे मान लो कि कोई चीज उड़ती हुई आ रही है, ठीक है ना, अचानक जैसी आपके पास आएगी ब्लिंकिंग हो जाएगी, ये क्या है, ये अनकंडीशनड है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। छोटे बच्चे को सिखाना नहीं है कि जैसे कोई चीज उड़ती हुई आएगी तो उसकी ब्लिंकिंग हो जाएगी, अगर कोई पिंच होएगा तो वो भी चिल्लाएगा, रिएक्ट करेगा, ये उसको बताना नहीं है, ये अनकंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड हो रहा है और हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई है, बाय एक्सपीरियंस आता है, जैसे साइकिलिंग, डांसिंग, ये क्या है, एक्सपीरियंस से आ रहा है। इसको रूसी वैज्ञानिक जो पेवलोव थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उन्होंने कहा, देखा कि पहले जब हम किसी भी एनिमल को फूड दिखाते हैं तो फूड के देखते ही उसकी महक से सलाइवेशन होता है। दिस इज द अनकंडीशन रिफ्लेक्स। समझ रहे हैं, अनकंडीशन। किसी भी व्यक्ति को कहीं बैठे हुए हैं, कहीं कुछ बन रहा होगा, महक आएगी तो अपने आप सलाइवेशन होगा, एनिमल्स में होगा, मनुष्य में, ये क्या अनकंडीशन है। तो वो क्या करते थे कि पहले फूड को उन्होंने दिखाया तो सलाइवेशन होने लगा, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने जो है फूड दिखाना बंद कर दिया, वो बेल बजाते थे, बेल बजाने के बाद जो है फिर फूड दिखाते थे। तो जब बेल बजने के बाद फूड दिखाने लगे तो वो समझ गए, जो एनिमल्स थे, कुत्ते थे, कि बेल बजने के बाद हमको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक है, भोजन को दिखाने पर कुछ दिनों बाद उन्होंने फूड दिखाना बंद कर दिया, केवल बेल बजाई, और बेल बजाते ही कुत्तों में सलाइवेशन होने लगा। दिस इज द कंडीशन रिफ्लेक्स। वो समझ गए कि बेल बजी है तो फूड हमको मिलेगा, दिस इज द कंडीशन रिफ्लेक्स। ये प्रैक्टिस से आया। तो इस तरह से उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन को दो पार्ट में बांट दिया, अनकंडीशन और कंडीशन। तो अनकंडीशन जो होता है वो किससे कंट्रोल्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, और जो कंडीशन होता है वो ब्रेन से, वो ब्रेन से रिलेटेड हो गया। लिखिए इसमें, किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और ऐसा मार्ग जिससे होकर प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती चाप।
आप देखिए यहाँ पर कोई भी उद्दीपन मिला स्टिमुलस, वो रिसेप्टर ऑर्गन, हमारी मानिए स्किन है, रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, वहां पर जो डेंड्राइट्स होंगे सेंसरी न्यूरॉन के, सेंसरी बने जो मैसेज को ले जाएंगे, तो उन्होंने डेंड्राइट ने पहले क्या किया, उसको ग्रहण किया, उसके बाद वो कहाँ मैसेज गया, साइटोन तक, साइटोन से कहाँ गया, एक्सॉन, एक्सॉन ने कहाँ पहुंचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड ऑब्लिक कर दे रहे हैं ब्रेन। कुछ जगह लिखा रहता है ये कि इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता, लेकिन मैंने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, कंडीशन कंडीशन, इसलिए होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। इसके बाद ब्रेन से एक दूसरा वायर चलेगा, दूसरा न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन ब्रेन के पास होगा, सपोज करिए कि हमारा ब्रेन है, अभी ये जो है डेंड्राइट ने इस तरह से इसको रिसीव किया मैसेज को, और ये एक्सॉन से होता हुआ यहाँ ब्रेन तक मैसेज आया। अब ब्रेन के पास दूसरा न्यूरॉन होगा, वो उसका डेंड्राइट किस तरफ होगा, ब्रेन की तरफ, और उसका एक्सॉन किस तरफ आएगा, स्किन की तरफ। तो अब ये वाला जो न्यूरॉन मैसेज को कन्वे कर रहा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो ये कौन ग्रहण करेगा मोटर न्यूरॉन का सबसे पहले मैसेज, डेंड्राइट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप लिख दें डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। उसके बाद ये आएगा साइटोन तक, साइटोन के बाद कहाँ आएगा, ये एक्सॉन पे आएगा, एक्सॉन के बाद कहाँ आएगा, ये रिसेप्टर ऑर्गन जो हमारा था, अब रिसेप्टर ऑर्गन ना कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और यहां तक आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन दिखाई देगा आपको। ये पूरा पैसेज जिससे होकर के रिफ्लेक्स एक्शन संपन्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। बना दीजिए इसको। रिफ्लेक्स एक्शन के 2 प्रकार हैं, ध्यान आ गया, उसकी हिंदी भी, एक को कहते हैं अबंधित, एक को कहते हैं अनुबंधित, ठीक है ना। यहाँ पर 2 तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, एक को कहते हैं यहाँ पर अनकंडीशन, हिंदी में कहते हैं अबंधित। अबंधित का मतलब है नेचुरल, ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है कंडीशन, एक कंडीशन क्रिएट की गई कंडीशन, इसे कहते हैं अनुबंधित।
ये होता है कंट्रोल्ड बाय स्पाइन कॉर्ड, और ये है कंट्रोल्ड बाय ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अब जैसे कोई चीज मैंने बताया कि आपके पास उड़ती हुई यहाँ के पास आती है, तो यहाँ पर हमारी पलक झपक जाती है, उसको कहते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं एग्जाम्पल में? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। अगर ब्राइट लाइट आपकी आंख में पड़ रही है तो आंख का कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है? आई का, आईलिड का नहीं। आइरिस करती है, तो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इसको कहते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है ब्राइट लाइट और डिम लाइट में। जब फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में तो जाते हैं ये लोग, तो वहाँ पर अंधेरे में सीट ढूंढते हैं, तो जो पहले से बैठा रहता है ना उसको बहुत हंसी आती है, ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो व्यक्ति बैठ जाता है तो उसको दिखने लगता है। तो ये जो है लाइट के इफेक्ट हैं। और एक और है नी जर्क इफेक्ट, नी जर्क रिफ्लेक्स। बॉडी में कहीं भी कोई स्ट्राइक करता है कोई जो है स्टिमुलस, तो जो इफेक्ट है या रिफ्लेक्स है वो नी जर्क। अब जो यहाँ पर कंडीशनड रिफ्लेक्स है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, किसने प्रूव किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, नोबेल प्राइज मिला था, नहीं नोबेल नहीं मिला था शायद, कोई और मिला था। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय पैवलोव, एक रशियन साइंटिस्ट हुए पैवलोव। उन्होंने जो इथोलॉजी है उस पर बहुत वर्क किया। इथोलॉजी जानते हैं किसको कहते हैं? इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, तो उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया पैवलोव ने। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कंडीशनड रिफ्लेक्स ऑन डॉग्स। इसमें एग्जांपल लिख दीजिए कंडीशन रिफ्लेक्स में। जितनी भी आप जो है कहना चाहिए स्किल है आपके अंदर, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो किसकी हो, स्विमिंग की हो, चाहे साइकिलिंग की हो, वो सब इसी में आती है। लिख दीजिए एग्जांपल, नाचना, गाना, साइकिल चलाना, तैरना, नाचना, गाना, साइकिल चलाना, तैरना इत्यादि। अब एक चीज हम पढ़ते हैं साइनेप्स, नाम सुना होगा आपने, युग्मानुबंधन सुना है। मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा न्यूरॉन साइज में छोटा हो जाए और मैसेज को टारगेट तक ना ले जाए, हम टारगेट इसलिए कहते हैं कि अगर वो सेंसरी होगा तो नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा, और मोटर होगा तो वहाँ से वापस लाएगा, इसलिए टारगेट बदलता रहता है। आप हमेशा ही बस सोचिए कि डेंड्राइट स्टिमुलस को रिसीव करेगा और एक्सॉन ब्रेन तक जाएगा, नहीं, सेंसरी वाले में तो एक्सॉन जाएगा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, लेकिन मोटर वाले में वापस आएगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक्सॉन होता है उसका टारगेट बदलता रहता है कि वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर ले जा रहा है। तो एक वर्ड यहाँ यूज होता है साइनेप्स। तो अगर हमारा कोई न्यूरॉन छोटा पड़ गया तो न्यूरॉन में दो न्यूरॉन आपस में जो कनेक्शन करते हैं, जुड़ते हैं, जैसे रस्सी में गांठ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स, वर्ड गिवन बाय द शेरिंगटन, उसको हिंदी में कहते हैं युग्मानुबंधन। वर्ड गिवन बाय, वर्ड यूज्ड बाय शेरिंगटन, एक साइंटिस्ट हुए हैं शेरिंगटन, उन्होंने वर्ड यूज किया। जैसे एक ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन यहाँ पर, ये एक्सॉन बटन है, ये न्यूरॉन यहाँ खत्म हो गया, अब ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, ये स्टिमुलस को नहीं ले जा पाया, तो दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेंगे नहीं
there is some gap between the talodendria means last part of one neuron and the dendrite of the adjacent neuron. ये क्या है यहाँ पर, ये talodendria है, talodendria, और ये क्या है, एक्सॉन बटन है, and these are the dendrite. So there is the close relation between the talodendria of one neuron and the dendrite of the adjacent neuron. Adjacent माने निकटवर्ती, ठीक है, and there is some gap in which the axon button release the chemical called the acetylcholine. यहाँ पर एक chemical release होता है acetylcholine, which is the neurotransmitter which carry the message from the axon button to the adjacent neuron. This is called the synapse. तो लिख सकते हैं यहाँ पर close relation between talodendria of one neuron and dendrite of adjacent neuron. In which message transfer takes place, message transmission, सूचना प्रसारण via the chemical, via the neurotransmitter लिखिए, via the neurotransmitter, ब्रैकेट में लिख दीजिए एसिटिलकोलिन. न्यूरोट्रांसमीटर में एड्रेनालिन भी आता है, ठीक है ना, एड्रेनालिन, यहाँ एसिटिलकोलिन है, और न्यूरो इनहिबिटर भी होते हैं जो न्यूरॉन्स के मैसेज को कन्वे करने को रोक देते हैं. उसमें मोस्ट एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, उसके कारण से डिसीज भी होती है, अक्सर पूछा जाता है गाबा. तो यहाँ पर एसिटिलकोलिन सीक्रेट हो रहा है जो मैसेज को कहाँ तक ले जा रहा है, एडजेसेंट न्यूरॉन तक. तो आप देखेंगे कि युग्मानुबंधन तो ठीक ही है, मैसेज ट्रांसफर दो तरह से है, एक वाया केमिकल है, एक वाया क्या है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक में मिली वोल्ट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है और दूसरा केमिकल के रूप में होता है. एक शब्द और छोड़ दीजिएगा, वाई द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन विद हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन. यहाँ भी कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हमारा ट्रांसफर है मैसेज का वो स्लो हो जाता है. अब जो मैसेज ट्रांसफर है या इंपल्स कंडक्शन है, आवेग का स्थानांतरण, वो दो तरह का होता है. एक होता है यहाँ पर वाया केमिकल्स, दूसरा होता है वाया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना. लिखिए यहाँ पर, हेडिंग डालिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तंत्रिकीय आवेग का संचरण. कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तंत्रिकीय आवेग का संचरण. दो तरह का है, यहां पर लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स.
ठीक है। हमने यहाँ पर केमिकल साइनेप्स में अभी जो पढ़ा वाई एसिटिल कोलिन, ये क्या था? ये केमिकल साइनेप्स। और इलेक्ट्रिक साइनेप्स ये मिली वोल्ट के रूप में मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम नोड टू नोड, इसको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक साइनेप्स, अब इलेक्ट्रिक साइनेप्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हमारे एक्सॉन में, मेनली एक्सॉन में माइलिन शीथ होती है। तो माइलिन शीथ के कारण से उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती तो नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो जब हमारे यहाँ अभी आप इलेक्ट्रिक साइनेप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक्सॉन पार्ट है, दिस इज द एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन इज डिफरेंशिएटेड टू द नोड एंड इंटरनोड। तो अगर उसमें माइलिन शीथ है तो केवल नोड टू नोड मैसेज जंप करेगा, समझ रहे हैं। अगर माइलिन शीथ नहीं है, नॉन माइलिनेटेड, तो पूरे में मैसेज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। दोनों में ही द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्सोलेमा एंड द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द एक्सॉन इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। तो हम यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर पढ़ रहे हैं वाया द इलेक्ट्रिक साइनेप्स। तो अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन है, जैसे कोशिका के बाहर मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। लेमा माने झिल्ली। उसी तरह एक्सॉन के चारों तरफ उसे कहेंगे एक्सोलेमा, और अंदर जो लिक्विड है उसे कहेंगे एक्सोप्लाज्म। अब इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, सॉरी इनसाइड द एक्सोलेमा, इन द एक्सोप्लाज्म देयर आर लॉट ऑफ K+ आयन एंड फॉस्फेट आयन, ठीक है। एंड आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म इसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा माने बाहर, आउटसाइड। यहां पर क्या होते हैं? लॉट ऑफ Na+ आयंस। दोनों तरफ लॉट ऑफ Na+ आयंस होते हैं। ये भी एक्स्ट्रा है, बाहर है, ये भी बाहर है। यहाँ पर लॉट ऑफ Na+ आयन होते हैं, यहाँ पर लॉट ऑफ क्या होते हैं? K+ आयन होते हैं। दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज का मतलब है व्हेन नो मैसेज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अभी कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, हम रेस्ट पर बैठे हुए हैं, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय जो हमारी एक्सोप्लाज्म है, सॉरी एक्सोलेमा है, इज परमिएबल फॉर, इसके लिए परमिएबल होगी K+ आयन के लिए, एंड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल माने अपारगम्य फॉर Na+। K+ के लिए तो इस समय पारगम है, रेस्टिंग स्टेज है, और Na+ के लिए इम्परमिएबल है। अब इसके ये Na+ इतने ज्यादा होंगे तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव आयन, लॉट ऑफ Na+ आयन है यहां पर। अंदर K+ इन कंपैरिजन टू Na कम है, एज वेल एज लॉट ऑफ फॉस्फेट आयन प्रेजेंट। सो ड्यू टू द लॉट ऑफ फॉस्फेट आयन द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव चार्ज इंटरनली। अब क्या होगा? बाहर की तुलना में अंदर -70 मिलीवोल्ट का क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर जिसे कहते हैं। एट द रेस्टिंग स्टेज द एक्सोलेमा, या कह सकते हैं एट द रेस्टिंग स्टेज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -70 मिलीवोल्ट इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। बाहर की तुलना में एक्सोलेमा के भीतर -70 मिलीवोल्ट का विद्युत विभवांतर पाया जाता है, और इसे कहते हैं यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विश्राम कला विभव। ये है विश्राम कला, कला माने झिल्ली। अभी हमारा मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे ही यहां पर कोई स्टिमुलस मिलता है तो आप देख रहे हैं ये माइनस में है। जब स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी, तीव्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर पहले 0 पर आएगा। 0 ज्यादा हुआ -70 से, वो माइनस में है, ठीक है ना। तो पहले ये मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किस पे आएगा? 0 पर। तो 0 से बढ़कर कहाँ जाएगा? +35 मिलीवोल्ट तक।
जैसे ही स्टिमुलस की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि ये -70 मिलीवोल्ट का विभवांतर बढ़ करके +35 मिलीवोल्ट तक जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से K+ आयन कहां निकलेंगे, बाहर, और अगर नहीं निकल पाए तो Na+ आयन तेजी से अंदर आएंगे। तो जब Na+ आयन के लिए फुल्ली परमेबल हो जाएगी तो Na+ आयन अंदर आएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किससे बह जाएगा, पॉजिटिव में। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +35 मिलीवोल्ट। जैसे ही +35 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फिर यहाँ पर मैसेज क्या हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा, फ्रॉम नोड टू नोड जंप करेगा। अगर स्टिमुलस की तीव्रता इतनी कम है कि वो -70 मिलीवोल्ट से 0 तक और +35 मिलीवोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई पिन चुभ हो रहा है या किसी जो हेयर से छू रहा है बालों से, तो उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत लो है तो फिर मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें जो टाइमिंग लगती है, जो इसकी स्पीड होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर पर सेकेंड की होती है। हमारी बॉडी ही यहाँ पर 1-2 मीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी में 1 सेकेंड से बहुत कम समय में पूरी बॉडी मैसेज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड, ध्रुवित, जैसे ही यहाँ पर इसको जो है स्टिमुलस मिलेगा ये हो जाएगी डीपोलराइज्ड, पहले 0 पर आएगी। और अगर मैसेज ट्रांसफर स्टिमुलस बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो -70 है वो बढ़कर +35 से बढ़कर के +45 +50 तक चला जाएगा। उसे कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन, अतिध्रुवण। और एक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, दुर्जेय अवधि। दो स्टिमुलस के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, वैसे 1/1000 सेकेंड कितना टाइम माना गया। इस दौरान इससे कम अंतराल पर कितनी भी बार स्टिमुलस दिया जाए, मैसेज को एक बार ट्रांसफर, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है ना। तो अगर आप सोचें कि हम जो है कोई पिन चुभ हो रहे हैं, उसकी चुभोने की स्पीड जो है अत्यधिक फास्ट हो जाए, ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं, हम इतनी तेज नहीं कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर किसी मशीन द्वारा इतनी ज़्यादा स्टिमुलस इतनी तीव्रता से दिया जाए और उनके बीच का इंटरवल क्या हो, बहुत कम हो, तो भी मैसेज एक ही बार ट्रांसफर होगा, क्योंकि मिनिमम इतना टाइम लगेगा एक बार मैसेज को ट्रांसफर होने में। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, में दुर्जेय अवधि। इस टाइमिंग के अंतराल पर दोबारा मैसेज ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कि मेम्ब्रेन वापस क्या ना आ जाए, रेस्टिंग स्टेज पर ना आ जाए, तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। तो केवल सिंपल सा फिनोमेना है कि विश्राम कलाविभाव में ये कंडीशन होती है, जैसी आप स्टिमुलस देते हैं उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, तो ये विश्राम कलाविभाव जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर 0 + 35 तक पहुंच जाता है। उसे कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, माने क्रियात्मक कला विभव। और उस दौरान क्या होगा, द लॉट ऑफ Na enters into the exoplasm because the exolemma is fully permeable for Na+ and impermeable for K+। पलट जाएगी में। तो दो चित्र बना लीजिए, एक ये बना दीजिए, एक दोबारा बना दे रहे हैं विश्राम कलाविभाव। अब Na+ तेजी से इंटर करेंगे, K+ पहले से यहाँ पे। इनफ्लक्स ये है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन, कोई लैंग्वेज दिए होते हैं आपको, पोटेंशियल, विश्राम क्रियात्मक कला विभव। और यहाँ पर अब आ जाएगा +35 मिलीवोल्ट का विभव। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। यही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, इस मेम्ब्रेन में, एक्सोलेमा में एक कैरियर मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। ये क्या करता है, ये हर बार 3 Na को, 3 सोडियम को कहाँ रखता है, अंदर, और 2 पोटेशियम को बाहर। तो 3 सोडियम जब लगातार अंदर आएंगे और पोटेशियम कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे नॉर्मल स्टेज में। और जिस समय एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो Na के लिए इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है,
फुल्ली परमेबल हो जाती है। अभी तक क्या थी, यहाँ पर एक परमेबल थी। अब ऑन स्टिमुलस एक्सोलेमा बिकम फुल्ली परमेबल फॉर Na+। जब Na+ के लिए फुल्ली परमेबल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा मैसेज कन्वे हो जाएगा। आपने नाम सोडियम पोटेशियम पंप सुना हो, वही सोडियम पोटेशियम पंप यही है जिसमें एटीपी जुड़ गया है, तो Na+ के प्लस ATPase लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की बहुत इसेंशियलिटी है, आवश्यकता। तो सोडियम की, पोटेशियम की, ठीक है ना, पोटेशियम प्लांट्स के लिए भी चाहिए, काहे के लिए, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, रंध्र के खोलने और बंद होने के लिए। और ह्यूमन बींग्स में भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए, मैसेज ट्रांसफर के लिए भी चाहिए। अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है, खनिज तत्वों की, तो हमारी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफर के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होती है, स्लो हो जाती है, इसलिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जो नर्व इंपल्स की जो वेलोसिटी होती है कंडक्शन की, नर्व इंपल्स कंडक्शन, वो अप्रोक्सीमेट 100 मीटर पर सेकेंड होती है। नर्व फाइबर का जो डायमीटर होता है, व्यास, उसके प्रोपोर्शनल माने समानुपाती होती है वेलोसिटी। डायमीटर ज्यादा होगा तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन तेज होगा, लेकिन जितने साइनेप्स होंगे ज्वाइंट, वहां पर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस जगह पर केवल केमिकल द्वारा कंडक्शन होगा, एसिटिलकोलिन द्वारा, ठीक है ना, न्यूरॉन द्वारा तो केवल होता है नोड टू नोड। लेकिन अगर ज्वाइंट लग गया, साइनेप्स आ गया बीच में, तो फिर केमिकल सिक्रीट होगा, उसमें लगता है समय, तो उसकी वेलोसिटी, नंबर ऑफ साइनेप्स अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
अब अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो उसमें माइलिन शीथ पाई जाएगी, तो मैसेज जंप करेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे अब कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के जा रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा। और अगर माइलिन शीथ नहीं है एक्सॉन में, तो फिर क्या होगा, मैसेज केवल चारों तरफ से कंडक्ट करता हुआ आगे जाएगा। जैसे नदी बहती है तो उसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो माइलिन वाले में क्या जंप कर रहा है, नोड टू नोड, और नॉन माइलिनेटेड में पूरे से एक्सॉन से होकर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो स्पीड दी है ये अप्रोक्सीमेट है, ना कि फिक्स है, हर एनिमल्स में अलग अलग होती है। तो आपने देखा यहाँ पर नर्वस सिस्टम में कि किस तरह से कंडक्शन होता है। केमिकल कंडक्शन हो सकता है, केमिकल वे में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मिली वोल्ट के फॉर्म में हो सकता है। आप बस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का याद कर लीजिए कि जो है Na+ के लिए इम्परमेबल होता है पहले, और जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो Na+ के लिए क्या हो जाता है, परमेबल हो जाता है। और सोडियम पोटेशियम पंप हर बार 3 सोडियम को 2 पोटेशियम को एक्सचेंज करता है, तो K+2 जोड़ते हैं, Na+3 जोड़ते हैं। इसके कारण से जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो बना रहता है। और जैसे यहाँ पर स्टिमुलस मिलता है तो ये -70 से बढ़कर पहले 0 + 35 पे आ जाता है, और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन के बाद नॉर्मल स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उसे क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में इसके बाद आपका आई और ईयर और रह गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आई और ईयर लेंगे। ठीक, श्रवण और कौन सा, तो हमारा जो ईयर है ना, वो क्या, उसे ईयर वही हियरिंग भर के लिए फंक्शन नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, माने बैलेंसिंग ऑर्गन प्लस हियरिंग ऑर्गन। ये हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन, ये नहीं, कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल ईयर की, मिडिल ईयर की, इंटरनल ईयर। हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है, एक्सटर्नल, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण के अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में कौन सा भाग, कॉक्लियर उपकरण की कोष्ठकीय उपकरण, नहीं, कॉक्लियर तो हियरिंग के लिए है, कोष्ठकीय उपकरण जिसमें वेस्टिब्यूल्स आता है, सैकुलस और यूट्रिकुलस आता है, 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं आती हैं, ये ज्यादा बैलेंसिंग ऑर्गन। और कॉक्लियर उपकरण क्या है, हियरिंग ऑर्गन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।